एहसान है उन फलस्तीनियों का जो वहां पर चूंकि मौजूद है, मौके पे मौजूद है और वो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, सारी दुनिया की जानिब से वहां खड़े होके अपनी जानों का नजराना पेश करके मस्जिद अक्सा को उन्होंने बचा रखा है। उसके लिए शुक्रगुजार नहीं, एहसान मत होना चाहिए। आप वहां के बच्चों से जाके पूछिए कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई नहीं कहता कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा या क्या बनूंगा। वो कहता है मैं शहीद बनूंगा। तो ये मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये असल मसला कुद्स का है, ये मस्जिद अक्सा का मसला है। दुनिया में कहीं ये कौम, ऐसी कौम नहीं पाई जाती जो फलस्तीनियों की वो कौम है। अपनी गुफ्तगू एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, एक बड़ा मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, और वो आज मुझे फलस्तीन को देख के बार बार आता है और हमास के जिहालों के जज्बे को देख के खुसूसन याद आता है। और जो पूरी तारीख है फलस्तीन की और जो अहादीस हैं फलस्तीन के ताल्लुक से और बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक से, उन सबको देखता हूं तो फिर मुझे दोबारा से अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुझे बिल्कुल कोई मायूसी नहीं है जिस अंदाज से हमास के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की वसूलियाबी के लिए, और जो इजराइल के अंदरूनी हालात हैं वो मीडिया में कुछ भी बोले। जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक IT सेल है, उनका भी एक IT सेल है जो इनसे ज्यादा बड़ा है। ये तो चेले हैं, वो गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा IT सेल है और वो रोजाना वीडियोस भेजते हैं, अखबारों में खबरें छपते हैं और ये सब। उससे लगता है कि वो बहुत बड़ी ताकत है। उनकी ताकत बहुत कम हो चुकी है और हमास सिर्फ ताकत से नहीं लड़ रहा है, जगह ताकत से नहीं लड़ी जाती हैं, जगह आइडियोलॉजी पर कायम रहने, जमे रहने से लड़ी जाती हैं, जंगे जज्बे से लड़ी जाती हैं। जोश शहादत जब भर जाता है किसी कौम या किसी ग्रुप या किसी कबीले या अफराद के ग्रुप में, फिर उनको नहीं हराया जा सकता। दूसरी चीज, वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ ना बचा हो, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर वो इस बात पे आमादा हो जाएं कि ये हमारा हदफ है और हमको ये हदफ हासिल करना है, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो कोई खौफ नहीं रहता। बेखौफ होकर जब लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी कुव्वतों को नाकाम करने का काम हम पूरी तारीख में देखते हैं। न सिर्फ ये कि इस्लाम की तारीख, बल्कि दुनिया की तारीख में हम ये देखते हैं कि मजदूरों ने इनकलाब बर्पा किया तो रूस में इनकलाब आ गया, छोटे छोटे मजदूर। तो ये जो ताकत का तवाजुन लोग कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे मुस्तकिल वॉच कर रहा हूं जब से ये पिछले जुमे से, जुमतुल विदा से किस्सा है। पहले भी देखते रहे लेकिन अब खुसूसन ये एक बड़ा मसला हो गया है तो इस पे नजर है। उस सोशल मीडिया में हमारे कुछ लोग मुस्तकिल डिमोरलाइज कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप सोशल मीडिया को देखिए तो कहते हैं अभी 40 मर गए, फलस्तीनी शहीद हो गए, अभी 150 हो गए, अभी 200 हो गए, अभी 150 हो गए। आप ये तादाद मत गिनिए। फलस्तीनियों ने पिछले 70 साल में हजारों शहादतें दी हैं, इसके बावजूद वो अपनी जगह पर कायम है। इसके बावजूद उनके अंदर ये जुर्रत आज मौजूद है कि वो तेल अवीव के अंदर जाके वो हमले कर सकते हैं और मिसाइल दाग के उनको वहां पर, उनको अपने एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ सकते हैं, उनकी पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है, उनके शहरी जो है वो बंकर्स में जाके रहने पे मजबूर होते। तो ये लोग जो फलस्तीनी शोहदा की लाशें गिनवा रहे हैं, ये असल में डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे के पूरे उस क्लास को, उस तबके को, कि जो तबका बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मुजाहिमत कर रहा है। ये उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं और जाहिर है कि ये उस एक लॉबी से इनका यकीनी तौर पर ताल्लुक है कि जो इस्राइल नवाज लॉबी है वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम इस मौके पे लेना नहीं चाहता, सब लोग समझते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस के अलायंसेस है। दूसरी एक खास बात ये समझनी चाहिए जो सारी दुनिया में इस वक्त आम तौर पर कही जाती है और समझी जाती है और उसी को प्रोपोगेट किया जाता है। फलस्तीन का झगड़ा नहीं है ये। अगर सिर्फ अर्ज़े फलस्तीन का मसला होता तो अब तक फलस्तीन बहुत पहले खत्म हो चुका होता। हमारा भी कोई उससे कोई खास इल्हाक नहीं होता अगर ये अर्ज़े फलस्तीन का मसला होता। जो 70-72 साल से हम तमाम लोग, पूरी दुनिया
अगर फलस्तीन के इशू के साथ जुड़ी भी है। आज आप देख रहे हैं ना, दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहां लाखों की तादाद में फलस्तीनियों की हिमायत में अवामी मजमे बाहर नहीं निकले, लाखों की तादाद में क्यों निकल गया है? तो ये मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये असल मसला कुद्स का है, ये मस्जिद अक्सा का मसला है। आप जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जो स्ट्रेटजी है इजराइल की, अगर आप उसे गौर से देखें, क्यों आखिर जो ये अभी जो शेख जर्राह का मसला हो रहा है, ये नवाही इलाके हैं, मस्जिद अक्सा के चारों तरफ के मोहल्ले हैं, 4-5 हजार की आबादी है उस शेख जर्राह के आसपास के मोहल्लों की और शेख जर्राह को मिला के। उस आबादी को आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहले उस पर मुकदमे डाल रखे हैं। हालांकि लोग वहां भी हमारे लोग कह रहे हैं कि वो तो जमीनें फलस्तीनियों ने बेची थी, कोई जमीन नहीं बेची थी। वो एक जो जॉर्डेनियन अरेंजमेंट था उसके तहत ये अलॉटमेंट है, और ये अलॉटमेंट 60s के हैं। ये अलॉटमेंट जो लोग अभी वहां रह रहे हैं, ये वो अलॉटमेंट है, क्योंकि ये जमीनें वो पूरी एक तफसील है। मैं 15 मिनट में उस तफसील में जाऊंगा नहीं। जब ये तुर्कों के जेर इक़्तिदार था, तब तुर्कों ने इनके साथ एग्रीमेंट करके चाबियां इनको दी हुई थी। तुर्की की खिलाफत जब खत्म हुई तो वो उन्होंने एक इनको दे दी थी, शाह अर्दुन को दे दी थी। शाह अर्दुन ने इनको ये सब चीजें ये दी हैं, और ये तब की हैं, और उन्होंने बेची नहीं। इन्होंने ऐसे ही अदालतों के जरिए फैसले कर करके निकाला। 2002 में निकाला, 2008 में निकाला, और 2017 में निकाला। और उससे पहले 1948 में जो नकबा जिसे कहते हैं, उसमें तो 6.5 लाख फलस्तीनियों को इन्होंने मार मार के बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो ये फलस्तीनियों को वहां से क्यों निकालना चाहते हैं? जो कहा गया कि 2 स्टेट थ्योरी होगी, 2 स्टेट थ्योरी कहीं कुछ होता नहीं है। हमने तो दुनिया में कहीं 2 स्टेट थ्योरी देखी भी नहीं। और अगर होता भी है, अगर आप ये कहते हैं कि फलस्तीन और इजराइल को साथ साथ पैरेलल गवर्नमेंट होना चाहिए, तो फलस्तीन का तो एक नाम है, मुल्क कहाँ है? आप अगर आज बैतुल मुक़द्दस में जाना चाहें तो आपको वीजा इजराइल से लेना पड़ता है। वहां पर जितने भी सेटलमेंट हैं यहूदियों के और अरब मुसलमानों के, वो ऐसे हैं कि एक गली से निकल के दूसरी गली में अरब जाना चाहता है तो किसी इजरायली चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। आर्मी रखने का हक नहीं है। तो आपके पास फॉरेन अफेयर्स नहीं है, आपके पास आर्मी नहीं है, आपके पास समुद्र नहीं, कुछ तो है नहीं। मुल्क कहाँ है? आप उसको मुल्क कह के 2 स्टेट थ्योरी कहते हैं। तो ये जो अरबों को वहां से निकालने का मसला है, सिर्फ ये है कि जब वहां अतराफ में नमाज पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, मुजाहिमत करने वाले नहीं रहेंगे, तो बहुत आसानी के साथ मस्जिद अक्सा को शहीद किया जा सकता है। और उस पर एक हैकल सुलेमानी की जो तामीर वो करना चाहते हैं, ये वो मसला है, उसके अलावा दूसरा कोई मसला नहीं है। तो सीधे सीधे ये बैतुल मुक़द्दस का मसला होने की वजह से, अल अक्सा का मसला होने की वजह से ये मसला जुड़ जाता है आलम इस्लाम के साथ। ये सिर्फ फलस्तीनियों का मसला नहीं रह जाता। जो ये लोग ये कहते हैं कि साहब, अभी अनीस भाई कह रहे थे कि साहब फलस्तीन से आपको क्या लेना देना? अरे भाई, मस्जिद अक्सा से तो सारे दुनिया के मुसलमानों का लेना देना है। तमाम जो हमारे जो जितने भी बिलियंस ऑफ मुस्लिम हैं दुनिया में, उन सबका लेना देना है। ये तो एहसान है उन फलस्तीनियों का जो वहां पर चूंकि मौजूद है, मौके पे मौजूद है, और वो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। सारी दुनिया की जानिब से वहां खड़े होकर अपनी जानों का नजराना पेश करके मस्जिद अक्सा को उन्होंने बचा रखा है। उसके लिए शुक्रगुजार नहीं, एहसान मत होना चाहिए उन फलस्तीनियों का कि उन्होंने अपने खून की होली खेलने के लिए ऑफर कर रखा है इजराइलियों को। इसके बावजूद वो वहां से हटे नहीं है। और जो अभी जो बता रहे थे अनीस भाई के, औरत ये कह रही है कि 4 बच्चे हैं, अगर बाकी और भी होते तो मैं वो भी शहीद कर देती। यही है। आप वहां के बच्चों से जाके पूछिए कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई नहीं कहता कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा या क्या बनूंगा। वो कहता है मैं शहीद बनूंगा। शहादत के खेल खेलते हैं वो। दुनिया में कहीं ये कौम, ऐसी कौम नहीं पाई जाती जो फलस्तीनियों की वो कौम है। और हमास, उसने अभी पूरे इस में देखिए, हमास को कहा जा रहा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो टेररिस्ट कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। अरे वो क्या उनको कहेंगे कि फरिश्ते हैं आसमान से? वो तो सीधे सीधे दुश्मन है। अमेरिका तो जो एटीट्यूड आज भी है, बहुत लोग खुश हो रहे थे जो बाइडन आ गए, साहब ट्रम्प चले गए। ठीक है, ट्रम्प का जाना है, खुशी की बात है, लेकिन जो बाइडन का आने पर भी जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं है।
पॉलिसियां नहीं बदलती हैं इन मुल्कों की, हाथ बदलते हैं खाली। तो इसलिए जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि साहब जो बाइडन आ गए तो कुछ है, जो बाइडन साहब ने सीधे सीधे हमास को टारगेट किया है। तो हमास को जो टारगेट किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि पिछले 70 साल में ये रेजिस्टेंस और पावरफुल रेजिस्टेंस अगर किसी ने दिया तो हमास को दिया। हक खुद रादिया सबका हक है, और वो हक अगर कोई डिप्लोमेसी से क्या मिला है हमको? 77 वॉर क्राइम के रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के हैं, कौन इंप्लीमेंट करा सका? और कल रात में जो यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास हुआ उसमें फलस्तीन के नुमाइंदे जो गुफ्तगू कर रहे थे वो उन्होंने ये बहुत मुनासिब बात कही कि हमको बताइए आपके पास इंप्लीमेंटेशन का टूल क्या है। 77 रेजोल्यूशन है जंगी जराइम के इर्तिकाब के इसके इजराइल के खिलाफ, कितने इंप्लीमेंटेशन हुए? 2006 में ये हमास पॉपुलर मैंडेट के जरिए इलेक्शन लड़के जीत के हमास ने गजा में सरकार बनाई। तो अमेरिका को या इजराइल को क्या हक होता है कि एक पॉपुलर, यानी हमारे यहां अगर मोदी जी की सरकार बन गई 38% वोट पे, तो अमेरिका क्या ये आके कहने की जुर्रत कर सकता है कि नहीं साहब हम नहीं मानते सरकार को, हटाओ और हम तो भारत का मुआसरा कर लेंगे? एग्जैक्टली ये हुआ गजा के साथ कि 2007 से लेके आज 15 साल होने को है, मुआसरा किया है, एक पानी की बूंद अंदर नहीं जाने देते हैं, इतना सख्त मुहासरा किया है समंदर की जानिब से भी, मिस्र की जानिब से भी और इजराइल की जानिब से भी। इस सारी दुनिया में ये तकरीबन 150 पौने 200 के करीब ममालिक हैं, 193 तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। किसी में आज तक ये जुर्रत हुई कि वो मुहासरे को तोड़ सके? 20 लाख की आबादी खुली जेल में रहती है, किसमें जुर्रत हुई कि वो इजराइल को मजबूर कर सके कि मुहासरा खत्म किया जा सके? तो इतने रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के, ओआईसी के रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन, अरब लीग के रेजोल्यूशन आए चले जा रहे हैं और वो किसी को खातिर भी नहीं ला रहा। तो भाई किस तरीके से खातिर में आएगा जब वर्ल्ड डिप्लोमेसी नाकाम हो चुकी, डायलॉग की टेबल पर कोई बात नहीं हो पा रही, दुनिया का जो चौधरी खुद को कहते हैं वो चौधरी नाकाम हो चुके, तो कौन सा तरीका है एक बदमाश को सिखाने का? और मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, क्या है इजराइल? कुल आबादी 90 लाख की आबादी इजराइल की है, और उस 90 लाख इजराइल की आबादी में सारे यहूदी नहीं है, उसमें ईसाई भी बड़ी तादाद में मौजूद है, मुसलमानों की भी बड़ी तादाद है उस इजरायली पॉपुलेशन में। और उसके अलावा फलस्तीन की आबादी है तकरीबन 35 लाख जो वेस्टर्न बैंक में रहती है, और गजा में तो 20 लाख तो करीब गजा में रह रहे हैं, और 22-25 लाख के करीब वेस्टर्न बैंक में रह रहे हैं, और 8-10 लाख के करीब उस हिस्से में रह रहे हैं जिसे इजराइल अपना मुल्क कहता है। तो इतनी बड़ी तो वो तादाद मुसलमानों की वहां है। तो ये जो इजरायली हैं ये हैं कितने? ये 90 लाख में से कुल मिला के 65 लाख के करीब या 65-70 लाख के करीब इजरायली वहां रहते हैं। कुल सारी दुनिया में 1.5 करोड़ इजरायली है, उसमें से 65-70 लाख वहां रहते हैं, 65-70 लाख या 60 लाख अमेरिका में रहते हैं, 5-7 लाख दुनिया के तमाम मुल्कों में मिला के रहते हैं। ये टोटल है। और उस 65 लाख में भी नेतन्याहू के पास क्या है, और जो ज़ायनिस्ट पार्टी है उसके पास क्या है? अभी जो 23 मार्च को इलेक्शन हुआ इजराइल में, उसमें टोटल जो पोलिंग हुआ वो 44 लाख वोट का पोलिंग था। समझ लीजिए बात को, 44 लाख वोटों में से नेतन्याहू को कितने मिले हैं? हार्डली 8.5 लाख वोट। 8.5 लाख वोट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, 90 लाख की पॉपुलेशन में नेतन्याहू के हाथ में 8.5 लाख वोट है। और जो इनके हलीफ हैं बाकायदा जो दूसरे इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, इतने ही उनको है, तकरीबन 16 लाख के करीब वोट। तो 16 लाख तो ये वोटर है, और कुछ मिला के 20-25 लाख ये होंगे। और जो बाहर अमेरिका और दूसरे मुल्कों में बैठे हुए जायोनिस्ट हैं, यहूदी नहीं जायोनिस्ट, यहूदियों के किस्म है जायोनिस्ट, जो सबसे बड़े जालिम इस दुनिया के हैं। 4 टर्म्स याद रखिए, जायोनिज्म, फाशिज्म, इंपीरियलिज्म। इन 3 लोगों ने हाथ मिलाए हैं बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद करने के लिए, ज़ायनिज्म, इंपीरियलिज्म एंड फाशिज्म। तो ये जो बात असल में कह रहा था कि ये कुल मिला के सारी दुनिया में 40-50 लाख लोग होंगे जो ये ज़ायनिस्ट हैं, जो वहां पर हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, बैतुल मुक़द्दस को तोड़ना चाहते हैं,
शहीद करना चाहते हैं उसको। तो मैं सारी दुनिया से पूछना चाहता हूं, ये 50 लाख बदमाश, 50 लाख गुंडे अगर 700 करोड़ की दुनिया की पॉपुलेशन के सीने पे पैर रख के खड़े हैं, तो ये 700 करोड़ लोगों में जरूरत नहीं है कि 50 लाख गुंडों की गर्दन नाप सके। कौन नापेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये 50 लाख गुंडों ने, जिन्हें ज़ायोनिस्ट कहते हैं, इन गुंडों ने सारी दुनिया का अमन तबाह कर रखा है। खैरनार साहब ने भी कहा, अनीस साहब ने भी कहा, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी उनके हाथ में है, फेडरल बैंक उनके हाथ में दुनिया में, यानी जितने बैंक दुनिया में पाए जाते हैं उनका जो टॉप मोस्ट बैंक फेडरल बैंक है वो भी उनके हाथ में, दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज उनके हाथ में है, टॉप मोस्ट ब्रांड उनके हाथ में है, टेक्नोलॉजीज हाईएस्ट जो सुपर टेक्नोलॉजीज है वो उनके हाथ में, सब उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो उस इकोनॉमिक टूल के जरिए और उस आर्ट लिटरेचर और हॉलीवुड की बात भी आ गई, सभी ये सारी चीजें उनके हाथों, उसकी बुनियाद पर वो अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उस गुंडागर्दी को ये जमीयत जब तोड़ना चाहे, जिस दिन तोड़ना चाहे उस दिन तोड़ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया की है कि आप गजा का मुआसरा 15 साल में खत्म नहीं करा पाए। अगर आपने जो सैंक्शंस ईरान पे लगाए हैं, जो सैंक्शंस आप दुनिया के दूसरे मुल्कों पे लगाते रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक क्रिएटर कंट्री, एक नॉन टेरर के ऊपर आपके तो एक 2 मिनट तो यकीनी तौर पर इजराइल का वजूद जो है वो खत्म हो गया होता। लेकिन जानबूझ के दुनिया ने एक गुंडा मुल्क को छोड़ रखा है कि वो क़िबला अव्वल मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम चूंकि वो कर रहा है, इसलिए उसको छोड़ रखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमास ही वो फोर्स है जो बैतुल मुक़द्दस पे खड़े होकर उसको बचाने का काम कर रही है। हम लोग कुछ भी नहीं करें, अगर यहाँ इस मुल्क में बैठ के मैंने 3 दिन पहले भी कहा था, फलस्तीन सोचिए, फलस्तीन पढ़िए, फलस्तीन लिखिए, फलस्तीन बोलिए सोशल मीडिया पे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतना काम अगर आप करते हैं तो आप फलस्तीनियों के और हमास के साथ खड़े उनकी बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर ये टूल आपने इस्तेमाल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।